नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर सरकार ने तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया है। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही तीर्थ यात्रियों को यात्रा की परमिशन दी जाएगी। लेकिन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या फिलहाल निर्धारित होगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने और दर्शन की इजाजत होगी। तो आज से कर लो चारधाम। वेबसाइट ये है, इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा www.badrinathkedarnath.gov.in। इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो तीर्थ यात्री हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रा संचालित की जाएगी। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर हर दिन निर्धारित रहेगी संख्या। कोविड प्रोटोकॉल के तहत चारधाम यात्रा का संचालन होगा। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है उत्तराखंड में और जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो निर्धारित रखी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। www.badrinathkedarnath.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही तीर्थयात्री जा सकते हैं चारधाम की यात्रा पर। तो आज से चलो चारधाम, कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा संचालित की जाएगी। तो एक दिन में कितने यात्रियों को इजाजत? केदारनाथ 800 यात्री, बद्रीनाथ 1000 यात्री, गंगोत्री 600 तीर्थ यात्री और यमुनोत्री में 400 तीर्थ यात्री दर्शन कर सकते हैं एक दिन में। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और सीमित संख्या रखी गई है क्योंकि कोरोना का दौर है। ऐसे में कहां, किस धाम में कितने तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 तीर्थयात्री रोजाना दर्शन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी खुशी है। उत्तरकाशी के तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा शुरू होने पर खुशी जताई है। अब जयकारों के साथ मां गंगा के श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहित भी खुश हैं क्योंकि आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। ये गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं, मां गंगा की पूजा अर्चना हो रही है। तीर्थ पुरोहित खुश हैं क्योंकि चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। उसी के आधार पर उन्हें यात्रा पर जाने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल हेमकुंड साहिब में एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। हमारे सभी श्रद्धालुओं से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और खास तौर पे जो भी यात्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आएंगे वह ऋषिकेश में ट्रस्ट के कार्यालय से अपना पंजीकरण करके यहाँ से पंजीकरण का कार्ड लेके तभी ऊपर के लिए प्रस्थान करें, अन्यथा उनको रास्ते में रोका जाएगा और वो परेशान होंगे। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद बद्रीनाथ नगर पंचायत ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर परिसर समेत मुख्य मार्गों पर साफ सफाई और रंग रोगन किया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 4 महीनों से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी, जिससे स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। यही वजह है कि नगर पंचायत की ओर से बद्रीनाथ मंदिर परिसर, तप्तकुंड समेत मंदिर की मेन रोड पर साफ सफाई करवाई गई। साथ ही साकेत तिराहे से मंदिर पर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी रंग रोगन किया गया। तो ये तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, साफ सफाई का बेहतर इंतजाम किया गया है। जो मुख्य मार्ग है उस पर रंग रोगन किया गया है। नगर पंचायत ने शुरू कर दी हैं तमाम तैयारियां। ये तस्वीरें देखिए, कितनी साफ सुथरा इस सड़क को किया गया। ये मुख्य मार्ग है बद्रीनाथ मंदिर तक जाने का, इस पर रंग रोगन का काम किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा अपनी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रंग रोगन, रास्ते मरम्मत और शौचालय की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। एसओपी के अनुसार जो भी निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा मिलेंगे उसका अनुपालन किया जाएगा।
तो चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। कुछ एहतियात बरते जाएंगे, कुछ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो सीमित रखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरह का उत्साह का माहौल लोगों में बना हुआ है, क्योंकि आप राजधानी देहरादून में तमाम श्रद्धालु वहां से चारधाम यात्रा को जाते होंगे, और किस तरह से ये संभव हो पाया प्रशासन के लिए, क्योंकि हाईवे भी कई जगह से बाधित थे। बिल्कुल कौशल, देखिए उत्तराखंड के लिए आज ये बहुत बड़ी खबर है कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और आज से जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में दर्शन कर सकेंगे और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। लेकिन बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं, उसके साथ ही आगे की जो जानकारियां हैं खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जो अब ये चाह रहे हैं कि अब चारधाम यात्रा खुल गई है और वो उत्तराखंड पहुँचे, तो सबसे पहले उन्हें जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा और उन्हें यहाँ पर अगर बात करें तो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जब उनके पास होगी तो उसके बाद ही चारधाम में उनको यात्रा करने के लिए अनुमति मिल सकेगी। इसके साथ ही जिन लोगों को कोविड की 2 वैक्सीन लग गई हैं वो अपना सर्टिफिकेट दिखाकर भी यहां पर यात्रा करने आ सकते हैं। एक और खास बात है कि जहां पर देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, लेकिन जो बाहर से यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको स्मार्ट सिटी की जो वेबसाइट है जहां पर कोविड की वजह से पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं राज्य में आने के लिए, वो भी करना होगा, यानी कि 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आने के लिए करने हैं। हालांकि इसमें उत्तराखंड के जो लोग इन यात्रा में जाएंगे उनको स्मार्ट सिटी वाले रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं, संख्या निर्धारित है। अगर हम श्री केदारनाथ जी की बात करें तो वहाँ पर 800 लोग जो श्रद्धालु हैं वो हैं, बद्रीनाथ में 1000 श्रद्धालुओं की संख्या है, गंगोत्री यमुनोत्री में 600 और 400 तय किए गए हैं। तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं ताकि इन तैयारियों के बीच जिस तरीके से कोविड के जो मामले हैं वो अभी पूरी तरीके से नहीं थमे, तो जो कुछ मामले भी हैं वो जो आ रहे हैं और ऐसे में एक आशंका, एक बड़ी चुनौती है कि कोविड के मामले और ज़्यादा न बढ़े। इसको देखते हुए 3 राज्य हैं कौशल, खास तौर पर हम बात करें तो केरल की, आंध्र प्रदेश की और एक अन्य राज्य। इन 3 राज्यों से अगर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से जो उत्तराखंड लोग आ रहे हैं उनको 2 वैक्सीन लगने के बाद भी उनको यहाँ पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। इन 3 राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन 3 राज्यों में जो कोविड का संक्रमण है वो बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ के जो लोग यहाँ पर आएंगे वो आ सकते हैं, लेकिन उनको कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको लाना अनिवार्य होगा 2 वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी। तमाम तैयारियां की गई हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा को भी खोल दिया गया है। 1000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए ऋषिकेश में जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तभी उनको अनुमति मिलेगी। एक बात और भी है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनके मन में ये बात होगी कि जो संख्या सीमित की गई है क्या उसके बाद वो वहाँ पर रुक सकते हैं। तो जो संख्या है वो सिर्फ दर्शन करने के लिए सीमित की गई है। अगर लोग किन्हीं भी धामों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो ठहरने की व्यवस्था है वो वहां पर रह सकते हैं, उसमें कोई संख्या सीमित नहीं है, यानी कि लोग चाहे तो कई दिन वहां पर रुक सकते हैं, इसमें कोई जो है यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये भी एक खास बात है। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं खासतौर पर रजिस्ट्रेशन का उन्हें ख्याल रखना है, अपनी जो कोविड की जो वैक्सीन लगी है उसका सर्टिफिकेट और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वो उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, चारधाम यात्रा में दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो अपने कैंप जो है चारों तरफ लगाकर रखें। कोविड की संभावना है, ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की जो वहाँ पर जो कंसंट्रेटर हैं वो रखें। इन तमाम चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पर मुहैया हो सके। इसके साथ ही सड़कों में जिस तरीके से, क्योंकि यातायात का बढ़ेगा दबाव, अभी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है, ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी तमाम जिला प्रशासन और SDRF को भी तैयारियां मुकम्मल हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। बहुत शुक्रिया रवि आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से हरिद्वार के व्यापारी भी खुश हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार चौपट हो चुका है, ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए काफी राहत वाला है। अरे बड़े भाई साहब को तो खिला दो। से जुड़े हुए हैं तो लाखों लोगों के लिए राहत होगी जो भी चारधाम यात्रा क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, दुकान वाले हों, ढाबे वाले हों, गर्म कपड़े का सामान बेचने वाले हों या कोई भी पंचर वाले हों, कंडी डंडी वाले हों, उन सब में आज खुशी की लहर है। इस चीज़ से अभिभूत हैं कि वो दोबारा से चारधाम यात्रा शुरू होती देख पाएंगे। उधर चारधाम यात्रा शुरू होने पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये देश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। देश में जो 80-85% हिंदू है, उनके भावना का प्रतीक है, इसीलिए $889 करोड़, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का भारत सरकार से उधर प्रोजेक्ट हम लेके
चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुलभ हो, सुचारू रूप से हो, यात्रार्थियों को कम से कम तकलीफ हो, ये सोच के मोदी सरकार आने के बाद नियरली अबाउट 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लिया है। काम भी उधर चल रहा है। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव डोले के विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। इस बार भी कोविड को ध्यान में रखते हुए इसे सादगी के साथ मनाया गया। नैना देवी मंदिर परिसर से लगी नैनी झील में नम आंखों से श्रद्धालुओं ने मां को विदाई दी। उधर महोत्सव के आखिरी दिन रानीखेत में मां नंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की और रानीखेत की। नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया। आखिरी दिन शोभा यात्रा निकाली गई। नैनीताल में नैनी झील में मां की जो प्रतिमा है उनका विसर्जन किया गया। नम आंखों से लोगों ने मां को विदाई दी और रानीखेत में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखा गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां नंदा देवी की विदाई की। जोशीमठ में वामन द्वादशी के मौके पर आयोजित माता मूर्ति मेले का समापन हो गया। भगवत पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया था। वामन भगवान विष्णु के दशावतार में 5वें अवतार थे। और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं। आज ऋषिकेश जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकेश में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री देहरादून कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, शासकीय कामों को निपटाएंगे यहां पर। इसके बाद शाम 6 बजे कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड की किट का अनावरण करेंगे सीएम। जनता दर्शन हॉल में ये अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। तो मुख्यमंत्री का आज काफी बिजी शेड्यूल है, शासकीय कामों को भी निपटाना है। सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। कार्यक्रम जान लीजिए मुख्यमंत्री का। आज ऋषिकेश जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम। ऋषिकेश में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री देहरादून कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, शासकीय कामों को निपटाएंगे। शाम 6 बजे जनता दर्शन हॉल में कॉर्बेट फुटबॉल क्लब उत्तराखंड की किट का अनावरण करेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढैंचा बीज के बहाने हरक सिंह रावत पर तंज कसा था, जिस पर हरक सिंह रावत ने पलटवार की। समझता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, मैं राजनीतिक धुरंधर नहीं हूँ और मैंने तो केवल या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है या भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। मुझे राजनीतिक दलों का भी अनुभव नहीं है कि किस दल में क्या होता है, किस दल के क्या संस्कार होते हैं, तो मेरे को तो भी अनुभव नहीं है। मैं तो सीधा सपाट एक लाइन में चल रहा हूँ और उसी लाइन पर मुझे आगे बढ़ना है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढैंचा करता है। जिसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैंने कभी भी चाहे हरीश रावत जी हो और चाहे कितनी लड़ाई क्यों ना हो, ठीक है व्यक्तिगत रूप से मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और क्योंकि सबके घर, जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। चलिए और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा है। सुबह करीब 10 बजे दूधाधारी चौक से इसकी शुरुआत होगी। हर की पैड़ी पर मां गंगा का पूजन अर्चन होगा। कांग्रेस नेता गंगा पूजन में शामिल होंगे और पूजन के बाद ज्वालापुर रवाना होगी परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो हरिद्वार में आज ये दूसरा चरण है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का, जिसकी हरिद्वार से शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। तो आज से हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। परिवर्तन यात्रा का यह दूसरा चरण है जिसकी हरिद्वार से शुरुआत हो रही है।
सुबह करीब 10 बजे दूधाधारी चौक से इसकी शुरुआत होगी। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करेंगे कांग्रेस के नेता और इसके बाद पूजन के बाद परिवर्तन यात्रा ज्वालापुर के लिए रवाना हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज हरिद्वार से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारी है और कितना वक्त बचा है अब इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण है आज से शुरू हो रहा है, तो हरिद्वार से ये यात्रा शुरू होगी और करीबन 4 बजे करीब जो है रुड़की विधानसभा में आज ये यात्रा पहुंची। तो पूरी तरह से कार्यकर्ताओं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें पूरी तरह से जोश है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही, पहले कुमायूं में परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और अब गढ़वाल मंडल में हरिद्वार से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो अब ये हरिद्वार जिले की जो 11 विधानसभा है, उन 11 विधानसभा में ये कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा निकालेगी और इस तरह पूरी तरह से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से जो कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित भी हैं परिवर्तन यात्रा को लेकर। तो आज 4 बजे जो है रुड़की, ठीक है विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। देहरादून के दौरे पर पहुंचे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान नेताओं को गलत बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2022 के चुनाव में सभी एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगा और अच्छे काम होगा। और बहुत अच्छा सुझाव कोर कमेटी में सभी नेताओं ने दिया है, वो सब एक आकलन करके उसका कार्यान्वयन हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना कोर कमेटी, ये बयानबाजी, ये सब कुछ नहीं है। कभी कभी कोई ऐसी छुटपुट घटनाएं हो गई होंगी तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है और अनुशासन के कारण ही आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने। ये तो रूटीन की बैठक है, पहली बार प्रभारी जी आए थे, एक किस्म से परिचय ही आज हुआ है। एक अच्छा हमारे सभी लोगों में, कोर कमेटी के लोगों में भी उत्साह है और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी लोगों के आने से एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। साथ में 2 सह प्रभारी भी आए हैं, आरपी सिंह जी जो कि लंबे समय से वो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े तेज तर्रार नेता हैं, और लाकेट चटर्जी वो भी जो है बंगाल की एक अच्छी हमारी नेत्री हैं जो बड़े जज्बे के साथ वहाँ पर काम करती हैं। इन सभी के आने का लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पिथौरागढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 20 सितंबर से 15वां सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। भारत और नेपाल की सेना युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। 20 सितंबर को 6 गढ़वाल रेजिमेंट के मैदान में यह युद्धाभ्यास कार्यक्रम रखा गया है। 2019 के बाद 2021 में सूर्य किरण संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। 20 सितंबर को 6 गढ़वाल रेजिमेंट के मैदान में युद्धाभ्यास कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को हल्द्वानी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने तंज कसा है। बंशीधर भगत ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रही है। क्या परिवर्तन लाएगा, अब उनको तो कहना ही है। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है। कोई कुछ भी कर लें, वो यहाँ कुछ नहीं है। खाली कोरी घोषणाओं से नहीं होता। सब जानते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति है उसमें ये सब माफ़ी कर दो, यहाँ नहीं चल सकता। तो जो भी कोई आ जाए, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल आ जाए, कोई आ जाए, उससे कोई फर्क उत्तराखंड में नहीं पड़ने वाला। और कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां करंट लगने से एक युवक झुलस गया। बिजली के खंभे में करंट आने से हादसा हुआ। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देवाल ब्लॉक के तोरती गांव में हादसा हुआ। थराली अस्पताल से डॉक्टरों ने युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बड़ी खबर कर्णप्रयाग से बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल 19 सितंबर तक देहरादून में चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की है। साथ ही इस कार्यक्रम की जमकर सराहना भी हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं ऐसे आयोजन होते हैं?
देखिए, इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से अगर मैं आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि राज्य की प्रतिभाओं को निश्चित रूप से जो है आगे आने का मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मंच उनको एक मिलेगा और हमारी शुभकामनाएं। देहरादून आया हूँ और ये छठा फिल्म फेस्टिवल है तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और कुछ सीखूंगा मैं कि क्या फिल्म मेकिंग किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नया डायरेक्शन, नई एक्टिंग। हाँ, काफ़ी कुछ आने वाला है, अब तो बहुत कुछ आ रहा है। अभी फुकरे 3 आ रही है, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है और एक और फिल्म है, अभी टाइटल डिसाइड नहीं है। ये हमारा फेस्टिवल 3 दिन का होने जा रहा है, 17 से 19 सितंबर सिल्वर सिटी राजपुर रोड पे, जिसमें हम करीबन 70 to 80 फिल्म्स की स्क्रीनिंग इन 3 डेज़ में कर रहे हैं और हमारे साथ 5 कंट्री के एम्बेसडर्स इसके अंदर आ रहे हैं और देश और विदेश से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, के सी बोकाड़िया साहब, गजेंद्र चौहान जी, मीता विशिष्ट जी, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, आदित्य सेन, ये सब हमारे साथ अभी ज्वाइनिंग करेंगे और सीएम साहब खुद इसकी ओपनिंग करेंगे, सतपाल जी महाराज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, अवार्ड फंक्शन करेंगे। तो इसमें अब की बार हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, 300-400 हमें इसमें एंट्रीज़ भी मिली हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं और उत्तराखंड की इसमें बहुत अच्छी एंट्रीज़ आई हैं, जिसको देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारा प्रयास ये सफल हुआ पिछले 6 साल के अंदर। रुद्रपुर के साहिल ने उत्तराखंड का नाम देश विदेश में रोशन किया है। 26 साल की छोटी सी उम्र में साहिल स्टेट ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा के प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं। साहिल सिंह इससे पहले मॉडल यूनाइटेड नेशन के डेलीगेट रह चुके हैं। साहिल ने रुद्रपुर के रेनबो पब्लिक स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। उनके पिता सेवा सिंह निर्माण कार्यों के ठेकेदार हैं, जबकि उनकी मां का कोरोना के चलते अप्रैल में निधन हो गया था।